हाय वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और कल का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्रीमियर आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज अभी हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 5। और इस प्रकार का लर्निंग यदि आपको अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ सुधार करने की आपको जरूरत आवश्यकता लग रही है, प्लीज लेट अस नो सो दैट वी कैन डू those improvement as well, because our intention is very clear to give you some extraordinary things, okay, in an extraordinary way. And here in the figure, quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCR are two parallelogram. If P is 110, then find the measures of all angles of ABCR. Oh, very simple. अरे बेटा एक समझ लो, ये सॉल्यूशन है। और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल, क्या बोला है इन्होंने, क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए पी क्यू आर एस ना, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। इफ इट इज पैरेललोग्राम, बेटा P 110 है तो R क्या रहेगा, 110 रहेगा, बिल्कुल रहेगा 110। तो हम यहां लिखते हैं एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल R। यहां हम प्यार से लिखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो आपको पता है कि एंगल P की वैल्यू है 110 एंड देयरफॉर हम यहां लिखेंगे एंगल R इज इक्वल टू 110। क्या आपको कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। तो यहां समझिए ये ABCR भी पैरेललोग्राम है, तो यहां लिखेंगे नाउ क्वाड्रिलेटरल ABCR इज पैरेललोग्राम। ABCR इज पैरेललोग्राम, एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल B। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बहुत ही सिंपल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब R 110 है तो देयरफॉर यू कैन से दैट एंगल B इज आल्सो 110 फ्रॉम 1 एंड 2। यहां मैं 2 देता हूं तो यहां लिखता हूं फ्रॉम 1 एंड 2। बोलो 1 एंड 2 क्यों? क्योंकि यहाँ R 110 है, R और B दो इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 B इज इक्वल टू 110। तो इसको हम प्यार से ऐसा बॉक्स बनाते हैं। आंसर को बॉक्स बनाना ये आदत होनी चाहिए, अंडरलाइन की तो भी चलेगा, बॉक्स बनाए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसको जरा ठंड कम लगती है। ओके गुड। तो जैसे अच्छी मिठाई क्या होती है, अच्छी मिठाई बॉक्स में दी जाती है और वो बॉक्स अच्छा होगा तो और अच्छा लगता है मिठाई खाने के लिए। वैसा ही ये क्वेश्चन के आंसर यदि आप अच्छी तरीके से बॉक्स में लिखोगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा कि यू हैव डन वेल एंड यू आर द वेरी प्रेजेंटेबल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट एंड आई होप यू आर 100% एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। यहाँ हम R और B की बात कर रहे हैं, अब हम A की बात करेंगे। A क्या रहेगा? तो आपको पता है कि एंगल A एंड एंगल R ये जो है ये 180 डिग्री रहेंगे। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंटरी। ओके, ये समझ लीजिए, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो व्हाट इज A? A इज A तो पता नहीं हमारे पास, A तो नहीं है, लेकिन ये 110 है तो हम यहाँ आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 180 माइनस 110 तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री। इफ सपोज दिस इज 70 डिग्री, बेटा C क्या रहेगा? तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ
पैरेललोग्राम। इसको मैं कितना नंबर दे दूं बेटा? तो इसको मैं थर्ड नंबर देता हूं और फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ चलेगा ना, ये थर्ड एंड फोर्थ नंबर को ध्यान में रखना जरूरी है। थर्ड एंड फोर्थ, ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, सी एंड ए दोनों इक्वल हैं, तो आपको पता है कि एंगल सी क्या रहेगा बेटा? 70 डिग्री रहेगा। और इसको आप छुपा नहीं सकते, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? बॉक्स करना पड़ेगा। व्हेन यू डू द बॉक्स यू विल गेट द आंसर। तो ऑल एंगल्स ऑफ ABCR यू गॉट। आपको R का आंसर मिला 110, B का मिला 110, आपको A का मिला 70 और C का मिला 70। चाहे तो आप लास्ट में भी यहाँ ऐसे सभी के आंसर्स लिख सकते हो बॉक्स में। ओके, तो बॉक्स में कैसे आंसर लिखें? यहाँ ऐसे आंसर कर सकते हो और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। और यहाँ दूसरा लिख सकते हैं एंगल R इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू व्हाट दैट 110 डिग्री। इसको और एक बड़ा सा बॉक्स कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी इजी टू डू दिस बॉक्स। ओके, तो ये बॉक्स को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट इट एंड यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, पॉइंट E इज ऑन द रे AB, रे AB, रे AB, रे AB, ये रे AB है। ओके, सच दैट BE इज इक्वल टू AB, BE इज इक्वल टू AB, then prove that line ED bisect segment BC at point F। ध्यान से और बिल्कुल ध्यान से, ये प्रूफ है। क्या है प्रूफ? यहाँ न्यूमेरिकल ऐसे कैलकुलेशंस नहीं करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ शुड बी डन इन अ लॉजिकल वे। तो व्हाट शुड यू नो टू राइट द प्रूफ? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ डर जाते, मैं कैसे लिखूं, सर ने लिखा वैसे कॉपी करूं क्या? नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए, धीरे से और शांति से समझ लीजिए कि ABCD ये पैरेललोग्राम है। यहां तक क्लियर हो गया? जो हमें पता है ब्रेन को वो निकालो पहले। ABCD पैरेललोग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैरेललोग्राम है तो आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलो लिख दो, ये अपोजिट साइड है, ये कॉन्ग्रुएंट है, कोई प्रॉब्लम है? हो ये तो हो गया। लेकिन सर एक बात दी है कि AB और BE ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। अब बताओ मुझे कि यदि ABCD से कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है, और CD या AB ये BE से भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, यानी CD इज इक्वल टू BE कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इज इट क्लियर? ओके, ये प्रूफ यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरी एक बात करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं? और ऐसा क्यों करना पड़ा? ये समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट, सर डायरेक्टली आप ऐसा बोले, क्यों बोले? ऐसा क्यों बोले? क्योंकि क्यों के पीछे रीजन होता है। रीजन होगा तो ही हम कर सकते हैं, रीजन ही पता नहीं तो हम कैसे करेंगे? हमें करना क्या है? हमें प्रूफ करना है कि ED बाइसेक्ट BC। ये ED जो है ये BC को बाइसेक्ट करता है। अब ये बाइसेक्ट करता है, ये दिखता कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे दिखता है कि BF इज इक्वल टू CF। अब BF इज इक्वल टू CF दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। BF इज इक्वल टू CF दिखाना है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल की ये साइड है और ये ट्रायंगल की ये साइड है, यही तो हमारे पास है। अब वो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास कौन से टेस्ट हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। हमारे पास SA टेस्ट है, हमारे पास SAS टेस्ट है, हमारे पास SAS हो गया। कौन से टेस्ट हैं? SAS हैं, ASA टेस्ट हैं, और कौन सी टेस्ट है? ASA टेस्ट हैं। ठीक है ना, इतने टेस्ट हैं, और SSS टेस्ट हैं। ओके, इतने सारे टेस्ट हैं, इसमें से किसी एक टेस्ट यहां मिलती जुलती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। इफ इट इज देन वी कैन सॉल्व इट, वेरी सिंपल। तो अभी हमारे पास हमने देखा कि ABCD से कॉन्ग्रुएंट है, तो CD और AB ये मतलब AB BE से कॉन्ग्रुएंट है, इसके मतलब CD और BE ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब साइड तो हो गई, एक साइड तो हो गई।
अब हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां तक समझ में आ गया? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। क्लियर है? अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ओके, साइड हो गई, एक एंगल हो गया, और एक एंगल के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ करेंगे? अरे हाँ, ये तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ओ, और वो एक्सटेंड की हुई साइड है, वो भी इसके साथ पैरेलल रहेगी। इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे? अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देखिए इस प्रकार अल्टरनेट एंगल होते हैं। मैंने आपको बोला था ये एंगल और ये एंगल। क्या आपको ऐसा नजारा दिखता है? यहाँ ए ई डी सी डी ई, अब समझ रहे हो? मैं ज्योमेट्री की तुलना बस इस प्रकार करता हूं। ज्योमेट्री किस प्रकार सॉल्व करना होता है, जैसे आप किसी यात्रा में गए हो और उस यात्रा में आपके माँ बाप, और मतलब आप गुम हो गए, आपके माँ बाप आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं और आपको आपके माँ बाप को ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में अंदर अंदर क्या रहेगा? आपके माँ बाप की जो इमेज है वो इमेज रहेगी, क्योंकि उन्होंने कौन सा शर्ट पहना था, पापा ने, मम्मी ने कौन सी साड़ी या ड्रेस पहना था, ये आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आप उनको देखोगे, उनको ही इमेजिन करोगे। क्यों इमेजिन करोगे? उनको ही इमेजिन क्यों करोगे? क्योंकि आपके दिमाग, आपको क्या चाहिए वही चाहिए। आपको जो चाहिए पहले वो पता होगा, तो वो उसकी क्लैरिटी होगी, तो ही एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। आप समझ रहे हो? ओके, क्लैरिटी नहीं है तो एग्जाम्पल सॉल्व करना मतलब नामुमकिन के बराबर है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ट्रायल एंड एरर में आप एग्जाम्पल सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसमें गलती होने की संभावनाएं है, समझ लीजिए। ठीक है, गुड। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? अब ये रब कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई कि एग्जाम्पल को प्रूफ क्यों लिखना है। मतलब अब क्या हो गया? साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, यानी साइड एंगल, एंगल टेस्ट से हम ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? साइड एंगल, एंगल टेस्ट से ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। एंड व्हेन वी प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से दैट द corresponding sides of these two triangles are congruent, that is BF and CF, and that's we have to prove, and hence we can say that DE bisect BD. Is it sorry, BC? Clear? DE bisect BC at point F, ऐसा हम लिख सकते हैं। थोड़ा हेवी लगता है, थोड़ा हेवी लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद हेवी लाइट हो जाता है। तो हम यहाँ लाइट करने के लिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। तो मेरे साथ यहाँ बने रहिए, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल होने तक आपको क्लैरिटी आ ही जाएगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात। तो ABCD क्या है? इज पैरेललोग्राम। कोई प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल नहीं है सर। इफ इट इज पैरेललोग्राम, देन मैं आपको बताऊं कि AB क्या है? कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? CD के साथ। इसमें भी कोई दिक्कत है आपको? नहीं दिक्कत है। यहां आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड से ये दो पैरेललोग्राम, मतलब ये दो साइड से दी कॉन्ग्रुएंट है। और आपको पता है कि ऑलरेडी AB इज इक्वल टू BE ये आपको दिया गया है। इट इज गिवन, इट इज व्हाट? गिवन, ऐसा दिया गया है। तो आप यहां आराम से लिख सकते हैं कि CD इज कॉन्ग्रुएंट टू BE, जिसकी हमें जरूरत भी है। और हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, जो जरूरतमंद चीजें हैं उसको हम प्यार से ऐसे अंडरलाइन भी करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमें इस्तेमाल करना है। और हम आगे बात करते हैं कि जैसे AB पैरेलल है तो CD से AB पैरेलल है CD से, AB पैरेलल है CD से। तो आपको पता है इफ AB इज पैरेलल टू CD, देन यू कैन इजीली से दैट therefore, या दैट इज हम यहां लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दैट इज लिख सकते हैं। तो दैट इज व्हाट यू कैन से दैट इज AE इज
parallel to CD. AE is parallel to CD. What's the reason बेटा? A dash B dash E. अब ऐसा हुआ तो थोड़ा आगे भी जाना पड़ेगा हमें. ओके, तो AED क्या बोला मैंने? चलेगा AED. अब सर AED के बजाय हम यहाँ CDE ऐसा लिखेंगे तो चलेगा? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है. CDE इज कॉन्ग्रुएंट विथ ADE. चेक करिए. CDE AE रॉन्ग हो गया ना? हाँ, क्या लिखना है? देखना, देख के लिखना है, देख के लिखना है. CDE AED AED. इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल्स. अब हमें पता होना चाहिए कि ये अल्टरनेट एंगल्स दिखते कैसे हैं, फिर उसके बाद पता होना चाहिए कि वो कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो वो दिखते कैसे, एक बात हो गई. कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, दूसरी बात हो गई. ये सब इजीली पता होना चाहिए, तब जाके हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अब ये पता ही नहीं है तो इंप्लीमेंट करने की बात बहुत दूर है और फिर सॉल्व करना नहीं आता है. दैट्स इट. आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हमें सॉल्व करना नहीं आता. तो सॉल्व करना क्यों नहीं आता, उसके पीछे की वजह भी मैंने आपको बता दी. तो आपको सॉल्व करना आएगा जब आपको ये इजीली पता होगा कि इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, और यदि वो लाइन पैरेलल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अब यह लाइन AE और CD क्या है? पैरेलल है. तो AED and CDE are congruent to each other. अब मैं उसको थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूं. तो ये CDE जो है, इसको मैं एंगल CDF तक ही सीमित रखता हूं. अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करनी है. तो इस ट्रायंगल की बात करनी है तो CDF ही लेना पड़ेगा. CDE लेके मैं करूंगा भी क्या? तो और यह E लिया या F लिया, इससे एंगल पे ऊपर कोई असर होता है? बिल्कुल नहीं होता है. तो उसको हम डिफरेंट नेम ऑफ सेम एंगल भी बोल सकते हैं. समझ रहे हो? गुड. या हम D डैश F डैश E ऐसा भी लिख सकते हैं. ये मैं आपको लिख के दूंगा, डोंट वरी. CDF इज कॉन्ग्रुएंट विथ. अब AED की कोई जरूरत है मुझे? बिल्कुल नहीं. मुझे जरूरत है BEF की. तो मैं यहां लिखूंगा BEF, और यहां मैं 4th नंबर लिख के यहां मैं लिखूंगा D डैश F डैश E. एक हो गया, D डैश F डैश E. दूसरा क्या हो गया जी? दूसरा हो गया A डैश B डैश E. और कोई जरूरत है नहीं, बस इतना तो काफी है. अब CDE, इसको मैंने 4 नंबर नाम दिया. CDF BEF. ध्यान दीजिए, BEF दिखाई दे रहा है. गुड. अब मैं क्या करूं? इन ट्रायंगल. अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको जरा थोड़ा छोटा कर देते हैं. अब बोलेंगे इतना हाँ लिखा है और इतना छोटा क्यों कर रहे हो? क्योंकि छोटा करने से आपको समझ में तो आएगा ही और दिमाग में भी रहेगा. मैं बिल्कुल एकदम इतना ऐसा लिख रहा हूं कि आपको ध्यान से समझ में आ जाए. ओके, थोड़ा हैंडराइटिंग में सुधार करने की कोशिश की है आपके लिए. ओके, तो इन ट्रायंगल, यहां मैं लिखूं प्यार से, नाउ इन ट्रायंगल CDF एंड ट्रायंगल BEF. क्या ठीक लगा? BEF CDF. ओके, गुड. अब हमारे पास क्या है? सेगमेंट है. क्या सेगमेंट है? सेगमेंट CD इज कॉन्ग्रुएंट. कैसे लिखना है? सेगमेंट CD is congruent with segment BE from
3। कहां से लिख रहा हूं मैं? 3 से लिख रहा हूं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कुछ लोगों को आएगा लेकिन प्रूफ को ध्यान से समझना। ओके, CD इज कॉन्ग्रुएंट टू B और दिया है एंगल CDF इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल BEF फ्रॉम 4। ये क्लियर हो गया यहां तक। और फिर आएगा, देखिए ये 2 हो गए और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिखाई दे रही। दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल CFD या DFC, आपकी मर्जी। तो आपको क्या लिखना है? CFD। यदि आप CFD लिखे तो आपको यहां BFE लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, BFE, और यहां आप प्यार से लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं यहां प्यार से क्या लिखता हूं? मैं यहां प्यार से वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखता हूं। आपको यह समझ में आ गया। अब देखो ये साइड है, ये एंगल है, साइड CDB। अब देन एंगल CDF एंड BEF, ओके, एंड देन CFD एंड BFE। अब ये सिर्फ इस एग्जांपल के लिए नहीं है, कभी भी फ्यूचर में जब आपको SAA टेस्ट प्रूफ करनी है, SAA टेस्ट से 2 ट्रायंगल प्रूफ करने या उस प्रकार की कंडीशन वहां दिख रही है, तो पहले साइड लिखना, उसके बाद वो साइड के बाजू वाला और साइड के अपोजिट वाला जो भी एंगल होगा वो एंगल्स को लिखना। एंगल्स के करस्पॉन्डेंस प्रॉपरली लेना जरूरी है। तो यहां जिस प्रकार मैंने लिए हैं, CDF लिया है। जब C बात कर रहा हूं तो मैं B से बात करूंगा, BEF बोलूंगा। अब समझ रहे हैं? कुछ लोग बोलेंगे सर DFC लिखा तो चलेगा क्या अपोजिट एंगल में? जब आप DFC लिखोगे तो आप EFB लिखो। ये करस्पॉन्डेंस क्यों लेना जरूरी है? नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम आता है? थोड़ा देखिए क्या है कि लॉजिकली हम लिख रहे हैं तो लॉजिक परफेक्ट ही होने की जरूरत होती है। समझ रहे हो? तो व्हेन दिस थिंग्स आर क्लियर देन वी कैन से दिस 2 आर प्रूफ। मतलब ट्रायंगल CDF is congruent with triangle BEF, and what this is called as a side angle test of congruency। और ऐसा है तो फिर हम यहां प्यार से लिखेंगे therefore इसके CDF दिखाई दे रहा है, CDF, ये देखिए CDF, तो इसका एक क्या आएगा? CF, क्या आएगा? CF, सेगमेंट CF इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट। अब CF बात कर रहा हूं तो यहां आएगा BF। देखिए ये CF, ये BF, यहां मैं लिखूंगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आई है। और यहां मैं प्यार से थोड़ा और छोटा कर देता हूं ये वाला, और एक लास्ट का सेंटेंस मुझे लिखना है। और वो सेंटेंस क्या रहेगा? प्यार से मैं लिखूंगा, वो लास्ट सेंटेंस रहेगा। क्या सेंटेंस रहेगा? कि इन दिस वे DE, लाइन D या ED bisect segment BC at point F, and therefore यहां मैं लिखूंगा कि सेगमेंट क्या सेगमेंट है? ED, सेगमेंट या लाइन, ओके, लाइन बोला है उन्होंने, लाइन ED bisects segment BC at point F। मुझे उम्मीद है इज प्रूव्ड। ये बाकी जो चीजें मैंने लिखी थी अब मैं इसको रब कर रहा हूं और ये क्लियर आंसर आपको दिखाई दे रहा है। इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, अच्छी तरीके से एंजॉय करिए लर्निंग विथ मी एंड हैप्पी लर्निंग विथ स्वयं लर्निंग। यदि ये प्रीमियर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके दोस्तों में आपको शेयर करना है,
जिनको अभी ये नए नए मिले हैं, जिन्होंने नया नया चैनल सब्सक्राइब किया है, प्लीज एक्सप्लोर अवर चैनल एंड ऑब्जर्व ऑल काइंड ऑफ वीडियोज एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, sharing is caring. Enjoy learning with me. Bye.